मध्यकालीन भारत पे अरबों का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला आक्रमण सिंध पे किया 712 ईस्वी में। तब सिंध पे ताहिर का शासन था। फिर इसके बाद महमूद गजनी आता है, चूँकि इसके बारे में कहानी ये कि 932 में अलब्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करी और उसकी राजधानी गजनी थी। अलब्तगीन की मृत्यु के बाद प्रीतिगीन बना और फिर इसके बाद अलब्तगीन का जो दामाद था सप्तुगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पे बैठा। महमूद गजनी उसका बेटा था, जो कि जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और 998 ईस्वी में वो राजगद्दी पे बैठा था। पहले वो खुरासान का शासक था। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश जयपाल का शासन था और बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी ने भारत पे सर्वप्रथम पेशावर के कुछ भागों पर महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। फिर थानेश्वर के चक्र स्वामीन के कांच से निर्मित मूर्ति को उठाकर गजनी की रंगभूमि में रखवा दिया। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ का मंदिर है, जिसमें 20 लाख दिनार की उसने लूट करी थी। फिर उसने अलीनवारा के शासक पे अटैक किया। बीच में जाते वक्त जाटों ने उसको लूट लिया था। तो फिर सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है और जाटों ने लूट लिया था। तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में हुआ और उसकी मृत्यु इसके 3 वर्ष बाद 1030 ईस्वी में हो गया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था और उसकी सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, जिसमें से एक अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो गौर महमूद गजनी के अधीनस्थ एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना और उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, यानी कि 3 वर्ष बाद पाटन गुजरात पे हुआ, जिसमें से भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन है? जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट 1 वर्ष बाद 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी विजयी रहा। और फिर चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें कि गौरी ही जीता। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था वो अस्कंद था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। सल्तनत काल। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहते हैं। यहाँ पर एक मंगोल है, तो मंगोल क्या ज़्यादा नहीं है। तो 1163 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम येसुगुई बहादुर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ। राजधानी उन्होंने लाहौर बनाई और दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर उन्होंने निर्माण किया। उसे लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल को बनाया और फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने से वो गिर गया था, लेकिन फिर उसने 5 मंजिल का बना दिया, जो कि ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट का हो गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिजली ने नष्ट कर दिया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी यानी कि 4 वर्ष बाद चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के लाहौर में हो गई थी, जिसको लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। और एक बार जान लेते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी कोटा का और तांबा को जीतल कहा गया, एकता प्रणाली चालू करी गई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया, जिसको तुर्कान-ए-चिहिलगानी कहा गया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसकी मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लेते आया और इसने हौज सुल्तानी
का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। फिर इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकुरुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य था, इसलिए उसकी माँ सात तुर्कान शासन संभालती रही। फिर उसको हटा के रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया गया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा और कुल्हा यानी कि टोपी पहन के राज दरबार में खुले मुंह आने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण उसको गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली की गद्दी पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, लेकिन पुनः वो गद्दी प्राप्त नहीं कर पाई और फिर रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कर दिया गया कैथल में। बहराम शाह को फिर इसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या, बहराम शाह जो बना था उसको 1242 में कर दिया गया। दिल्ली का सुल्तान अब अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद को हटा के नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया जो उसका दामाद था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह फिर बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्का ने चिहिलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा। वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। उसने सीरी नामक एक नगर बनाया और उसने सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट किया, नवरोज स्टार्ट किया और लोह एवं रक्त नीति का फॉलो किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन जो है आखिर अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करा के दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक समउद्दीन कैमूर था। फिर इसके बाद खिलजी वंश आ गया जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी और इसने किलो खड़ी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन जो कि उसका दामाद और भतीजा था उसने कर दिया और राजधानी कहाँ पर कर दिया तो कारा मनिकपुर प्रयाग में कर दिया। अमीर खुसरो की बात की जाए तो उसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था 1252 ईस्वी में। खुसरो जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा। उसे तूतिए हिंद भी कहा जाता है। सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय भी अमीर खुसरो को है और उसने कव्वाली गायन को भी भारत में प्रचलित करा और आधुनिक रागों जैसे कि तिलक साजगिरी और सरपदा को भी भारत में प्रचलित किया। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को भी भारत में प्रचलित किया या फिर जनक भी कहा जाता है और इसकी रचनाएं हैं दीवान जो कि फारसी में है और कविताओं का एक संग्रह है। फिर एक है नूह यानी कि सिपेदार और मरसनवी देवता रानी की कहानी होगी और फिर खिज्र का दुखद प्रेम की गाथा है। फिर इसके बाद है 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बचपन का नाम अली और गुरसास्प रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकदी वेतन और अस्थाई सेना रखने का था और सबसे विशाल अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। उन्होंने घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने का प्रचलन स्टार्ट करा। अलाउद्दीन ने भू राजस्व को 50% तक कर दिया गया और खम्स यानी कि लूट का हिस्सा 25% से 75% कर दिया गया और उसने मूल नियंत्रण को बड़े कड़ाई से फॉलो करवाया। दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक गफूर को नियुक्त किया। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण कराया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। सिद्धांत सानी की उपाधि उसने खुद को दी। मलिक यकूब को दीवानी रियासत नियुक्त किया और परवाना नईस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीनतम पद कौन कौन से, जैसे कि दीवानी रियासत, ये व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। बाजार नियंत्रण
बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहना-ए-मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। बरीद बाजार के अंदर घूम के बाजार का निरीक्षण करता था। फिर मुन्हियान वो गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। शाहना-ए-मंडी खदानों की बिक्री हेतु लगाया जाता था। सराय अदल वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल व अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए यहाँ पर आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फुतह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी कि सेंसर और नाजिर अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क और इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेके खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो जो नए टैक्स थे वो थे चराई कर और दूसरा गरी। चराई कर दुधारू पशुओं में और गरी जो है घर के लिए मेनली या झोपड़ी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। पहला अटैक जो हुआ था 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में 1 वर्ष बाद सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में 1 वर्ष बाद कुतलुक खैबर के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में और पाँचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसे नग्न स्त्री और पुरुषों का संगत पसंद था और वो स्त्रियों का वस्त्र भी पहनता था। और फिर इसके बाद मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और मुबारक के वजीर जो खुसरो खां थे उन्होंने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी क्षणिकभरक योजनाओं के लिए, कृतियों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू कहा गया है। किसी के विकास के लिए उसने अमीर कोही का निर्माण कराया और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल के देवगिरी कर लिया और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी कि फरिश्ता जिसको कहते फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कबूलाई खां और ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मुरक्की यात्रा इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया और दिल्ली का काजी से नियुक्त किया गया। 1342 में उसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे कि उलुक कहा जाता था, एक तो उसके बारे में लिखा गया है और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है उसके बारे में भी लिखा गया है। और इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम था तूती नामा, और जिसमें एक तोता और एक विरहणी नायिका की कहानी है जिसका पति यात्रा पर गया है। और मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने यहाँ सम्मान करा था और 1351 में सिंध जाते समय उसकी मृत्यु ठट्टा के निकट हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना करा और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अलाउद्दीन का शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुल्हिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पे मकबरे बनाए थे। फिरोज तुगलक का राजाभिषेक
थट्टा में हुआ था, 1351 में ही होगा पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन दिल्ली में भी फिर से हुआ अगस्त 1351 में। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई और इन्होंने क्या किया कि 24 कष्टदायक करों को हटाकर सिर्फ 4 कर को लाया। 1320 से लेकर 1325, 1325 से 1351, 1388, 1398। तो जो था 4 टैक्स लगाया। पहला तो एक खराज लगान जिसको कहते हैं खुम्स यानी कि युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया गया। ब्राह्मणों पर जजिया पहली बार लगाया गया और एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया गया जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगरों की स्थापना करी जिसमें से हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख था। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया और इसके अशोक के स्तंभ के परिवहन का जो चित्रित वर्णन है वो सिरात फिरोज शाही से मिलता है। और उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात की स्थापना करी थी। और सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, लगभग 1,80,000। और दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान की स्थापना की और इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की भी रचना करी। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था। और संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था दलायत फिरोज शाही थी, जिसे दर्शन और नक्षत्र विज्ञान के संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अर्धा या फिर विक कहा जाता था। और फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई 1388 ईस्वी में। और उसके और का क्या काम थे, तो पहला तो खाने जहाँ तेलंगानी मंदिर मकबरा का निर्माण कराया जिसकी तुलना जेरूसलम में उपस्थित उमर के मस्जिद से की जाती है। दूसरा कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया और इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 पे अटैक करा था। और नसरुद्दीन के समय में ही मलिका कुर्सुक यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करा था। सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1751 के बीच शासन किया। 1421 में कौन आ गया था, तो मुबारक शाह आ गया था। तो देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत आला की उपाधि से खुश रखा खुद को। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था और खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया गया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। उसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई और खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करी। याहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश के अंतिम सुल्तान जो थे अलाउद्दीन आलम शाह थे। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक रहा। फिर इसके बाद लोधी वंश आया जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करा। तो 1451, 1489 फिर 1517 देख सकते हैं। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और वो बहलोल शाह गाजी के नाम पे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और वो प्रथम लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल शाह गाजी के नाम पे वो दिल्ली पे बैठा और प्रथम अफगान राज्य की स्थापना भी बहलोल लोधी ने करा था। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के जारी किए और अपने सरदारों को मकसद अली कह के पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी और भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक वैमानिक गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने करा था। फिर एक है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था और आगरा को अपनी नई राजधानी भी बनाया। वो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में
फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों में बंटवा दिया। तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1517 इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई और उसी दिन इब्राहिम शाह का उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार पर मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद को सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भाइयों ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां के नियंत्रण पे बाबर भारत आया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था देख लिया जाए तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के समय में। और सल्तनत काली में मंत्री परिषद को मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक होती थी। और बार-ए खास क्या होता था, इसमें सभी को बुलाया जाता था, जो भी रईस है, मलिक है, अमीर है, सबको बुलाता था। बार-ए आजम क्या है कि सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग इसमें पूरा करता था, बार-ए आजम में। फिर इसके बाद होता था सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों और इन सब की सुनवाई करता था सदर, जो कि यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक एक विभाग था जो कि पत्राचार से संबंधित था और ये दूध को बरीद बुलाते थे। फिर मंत्री और उससे संबंधित विभाग की बात कर लीजिए। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और फिर इसके बाद मुशरिफ ए मुमालिक प्रांतों वो अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, महालेखाकार भी कहते थे। फिर इसके बाद है मजमूआदार, यानी कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन का काम होता था कोषाध्यक्ष वाला। और आरिज मुमालिक होता था दीवाने अर्श अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख, आरिज मुमालिक। और फिर इसके बाद है सद्र उर सुदूर, यानी कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग और बनाने वाले सुल्तान जो हैं, जैसे कि दीवाने मुस्तखराज, यानी कि वित्त विभाग किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही, कृषि विभाग किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग किसने बनाया, बलबन ने। दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने करा था और इसमें नहरों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण की देखरेख होती थी। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता कहते हैं और यहाँ का शासन नायाब, वली या मुफ्ती के द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था की बात की जाए तो ये उस्र यानी कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि टैक्स, खराज यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि टैक्स, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा था, जजिया यानी कि गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, और खम्स किया था मेनली लूट वाले हिस्से को कहते हैं, मतलब लूट में सरकार का हिस्सा, जिसमें से सिकंदर लोदी ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिखों को परगानों में विभाजित किया गया था और आमिल जो थे परगाने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी होते थे। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा के नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार और मुकुद्दम यानी कि मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता है। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था और मंगोल सेना के वर्गीकरण के दशमलव प्रणाली को सेना के लिए अपनाया गया था और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अरदाद मतलब अर्राद कहा जाता था। 10 अश्वरोही का मालिक कहलाता था ए सरे खेल, 10 सरे खेल का मालिक कहलाता था ए सिपलदार, 10 सिपलदार मिला के होता था एक अमीर, 10 अमीर मिला के एक मलिक, 10 मलिक मिला के एक खान। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने करा था और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे और हाथी बंगाल से मंगाया जाता था। कानून जो है शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास।
फिर देख लेते हैं स्थान और प्रसिद्धि के कारण, जैसे कि सरसूती यानी कि अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अलिहनवारा व्यापारियों के तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। और बनारस सोने चांदी की जरी के काम के लिए फेमस था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार मतलब कि सप्ताह न्याय करने आते थे। और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत करते थे। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने करा था और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि जो है खालसा भूमि कहलाया। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि को परिवर्तन कर दिया। और सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। और देवल जो था सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में फेमस था।